जय हिंद दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने कंसिडर किया यूनिट, उसमें मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था और कार्बोहाइड्रेट तक हम ख़त्म किए थे। आइए उसके आगे पढ़ते हैं प्रोटीन्स। नोट्स बनाते रहिएगा साथ में। तो देखो, प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक, प्रोटीन्स का यूज़ अगर देखा जाए तो बहुत ही, हमारी पूरी बॉडी ही प्रोटीन की बनी है। ठीक है, जैसे हमारे नेल्स हो गए, हेयर हो गया। ठीक है, केराटिन प्रोटीन का बना है। ठीक है, केराटिन प्रोटीन का। हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स, इनका भी नेचर क्या होता है? प्रोटीनेशियस होता है। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल में भी कुछ स्ट्रक्चर, जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ये भी प्रोटीनेशियस होते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारा पूरा बॉडी जो है इज जनरली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे बॉडी का बहुत ही इंटीग्रल एलिमेंट हो गया एक तरीके से। और हम अगर इसके बारे में बात करें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें, तो सिर्फ एक ही चीज़ आपके है कोर्स में, जो कि है इसके कंपोनेंट्स। ठीक है, तो प्रोटीन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन भी होता है। हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही थे। यहाँ पर एक एडिशनल एलिमेंट आ जाता है जिसको नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर आ जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए कहते हैं कि ये जो है हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। ठीक है, इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि छोटे बच्चों को हाईली प्रोटीनेशियस सामान जो है इनटेक करना चाहिए। जितने भी प्रोटीनेशियस फूड्स हैं, ठीक है, उसको इनटेक करना चाहिए। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो है यूनिट, अगर इसका यूनिट देखा जाए, प्रोटीन तो काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है, ऐसे 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 बहुत ही बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी आप बना सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अगर देखा जाए तो मैं डायरेक्टली मॉलिक्यूल डिस्कस नहीं करूँगा, तो एक छोटा सा इसका यूनिट भी तो होता होगा। तो इसके यूनिट को क्या कहते हैं? ये मान लीजिए प्रोटीन है, ठीक है, और ये उसका एक यूनिट है, ये। तो इसके यूनिट को क्या कहते हैं? इसके यूनिट को कहते हैं अमीनो एसिड। तो कुल मिलाकर कहा जाए अगर, तो प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स को आप बस ऐसे ही समझ लीजिए, इसका स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी आपके कोर्स में नहीं है, आप इसको हायर लेवल पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अमीनो एसिड में आप इतना जान सकते हैं कि कुल मिलाकर के 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स हमारे अंदर बनते हैं, कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं थ्रू डाइट, जो हमारे में नहीं बनते। ठीक है, तो दो प्रकार में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, एसेंशियल। ये सब आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि अमीनो एसिड जो है इज ए यूनिट ऑफ प्रोटीन। नॉन एसेंशियल, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। एसेंशियल जो कि हमारे बॉडी में नहीं बनते, हमको बाहर से लेना होगा। नॉन एसेंशियल जो हमारे बॉडी में बन रहा है, हमारे लिए जरूरी नहीं है बाहर से लेना, तो उसको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये 20 अमीनो एसिड्स जो हैं ऐसे ऐसे अरेंज होके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अमीनो एसिड्स हैं।
7 अमीनो एसिड्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप यहाँ पे एक भी चेंज कर दीजिए तो प्रोटीन का पूरा नेचर बदल जाएगा। ठीक है, आप इस अमीनो एसिड को हटा करके, मान लीजिए इसको हटा करके यहाँ बीच में डाल दीजिएगा, तो इस पूरे प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। या आप एक यहाँ से हटा दीजिए, उतने बड़े से चेन में से आप एक तो हटा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप एक भी हटा देंगे वहाँ से, या कोई भी एक अमीनो एसिड अगर मिसप्लेस हो गया या वहाँ से डिलीट हो गया, तो आप देखेंगे कि पूरे प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। जो इंसुलिन है वो इंसुलिन नहीं रह करके कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर और डिटेल में बात वैसे तो नहीं करना है इसके बारे में, तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद शुरू करते हैं फैट। फैट्स, देखो फैट भी जो है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये एनर्जी प्रोवाइडिंग है। लेकिन ये कब प्रोवाइड करता है एनर्जी? इन एब्सेंस ऑफ कार्बो या कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स। ठीक है, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो खाना वाना ना खा रहा हो, ठीक है, बहुत कम खा रहा हो, तो क्या होगा कि उसके बॉडी में जो फैट है वो बर्न होना स्टार्ट होगा। ठीक है, वो कंसिडरेशन में आने लगेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो फैट होते हैं वो हमारे एडिपोज टिश्यू या बहुत और भी रीजन्स हैं हमारे बॉडी के जहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब कार्बोहाइड्रेट स्कैरसिटी आती है तब वो यूज़ होते हैं। तो ये हो गया कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़, अगर इसका कॉम्पोजिशन देखा जाए तो एज सिमिलर टू कार्बोहाइड्रेट, इसमें भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। बट स्पेशल बात क्या है यहाँ पे खास बात क्या है जो डिफरेंट बनाती है फैट को, यहाँ पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में अगर डिस्टिंग्विश करो तो ये पॉइंट ज़रूर लिखना कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन कार्बोहाइड्रेट एज कंपेयर टू फैट्स। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर होगा। तीसरी चीज़ है कि अभी मैंने आपको बताया कि ये स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू एंड, बस एडिपोज टिश्यू लिख लीजिए। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। और जो भी आप फैट का सामान लेते हैं, जैसे मान लीजिए फैट्स जो है इसका डाइजेशन होगा तो ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे इसका डाइजेशन हुआ, तो यहाँ लिख भी देते हैं, यहाँ पर हुआ है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गए। अब ये जो है फैटी एसिड ग्लिसरॉल ये एडिपोज टिश्यू में जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट इन एडिपोज टिश्यू। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फैट का डाइजेशन हुआ, वो ब्रेक डाउन हुआ और फिर उसके बाद डिपॉजिट हो गया इन दी एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब इसके एक और नेचर के बारे में देखते हैं कि ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसीलिए इनसॉल्युबल है, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, फंक्शंस पे अगर गौर किया जाए तो स्टोरेज मैंने बता दिया, स्टोरेज है, प्रोटेक्शन है, फैट की लेयर अगर होगी तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगी। तीसरा चीज़ है टेम्परेचर, टेम्परेचर लॉस होने में बचाता है, हीट लॉस बचाता है, प्रिवेंट्स हीट लॉस।
ठीक है, हीट लॉस बचाता है। और तीसरी चीज़ है एनर्जी में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फैट्स में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आप इतना नोट करिए। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वाइटामिन। ठीक है, वाइटामिन बहुत ही ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं, तो हमको उनके बारे में पढ़ना है। थ्रू चार्ट हम उसको पढ़ेंगे, आप पहले इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वाइटामिन। तो वाइटामिन कुछ ऐसे हमारे बॉडी में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइडिंग भी नहीं होते, बॉडी बिल्डिंग भी नहीं होते। न तो वो कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और न तो वो प्रोटीन की तरह बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, बिना इनके हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि दे आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज, माइन्यूट क्वांटिटीज, बहुत ही छोटे अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी को। दूसरी चीज़ है कि दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी they neither provide energy nor help in बॉडी बिल्डिंग। हेल्प करता है लेकिन बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता बॉडी बिल्डिंग। अब इसका काम क्या होता है? तब हमारे बॉडी में आप जानते हैं कि सेवरल केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं हमेशा चलते रहते हैं। तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ये रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस इन आर बॉडी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसका फंक्शन यही, जो वाइटामिन्स हैं इनका यही एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। ना तो ये हेल्प कर रहे हैं हमारे एनर्जी में, ना तो बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन ये केमिकल मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। और साथ ही हमारे बोन्स, टीथ, स्किन एक्सेट्रा इनको हेल्दी रखते हैं। ठीक है, बोन्स, टीथ और स्किन वगैरह की हेल्थ को ये मेंटेन करके रखते हैं। अब इसके बाद क्या है कि वाइटामिन्स का क्लासिफिकेशन हुआ, तो वाइटामिन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होता है फैट सॉल्यूबल, मतलब वो वाइटामिन्स जो कि फैट में सॉल्यूबल हों, और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स आपके होते हैं ए, डी, ई एंड के। ए, डी, ई, के, ये चारों आपके फैट सॉल्यूबल होते हैं। और जो बचे हैं विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये आपके वाटर सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, और हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इनका केमिकल नेम आपको याद होना चाहिए। और बी में भी आपका कई प्रकार के हैं। पहले B1 है, फिर उसके बाद B2, B3, B5, B6, B9, B12। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम चार्ट के थ्रू जो है इसको डिस्कस करेंगे। या पहले इसका केमिकल नेम देख लेते हैं। नोट हो गया, मिटा देते हैं। चलिए हम इसका केमिकल नेम जो है पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद इनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ उनका नाम आपको जानना है। ठीक है, और
किस किस चीज़ में ये सारे वाइटामिन जो है प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। तो विटामिन ए की बात करें अगर, तो ए को कहते हैं रेटिनॉल, ठीक है। फिर B1, B2, B3, B5, B6, B9 एंड B12। तो विटामिन बी में 1 2 3 4 5 6 7 विटामिन का ग्रुप है, ठीक है। B1 को थायमीन कहते हैं, ठीक है। B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। B3 को कहते हैं नियासिन, B5 को कहते हैं पैंथोथेनिक एसिड, ठीक है। B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है। B9 को फॉलिक एसिड और B12 को कोबालामीन, ठीक है। ये हो गया विटामिन बी पूरा। थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंथोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, कोबालामीन, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये पेपर में जरूर आता है। इसके बाद आपको विटामिन सी है, इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। देखो यहाँ पे फेरॉल FeROl है और ई वाले में टोकोफेरॉल में PHEROL है फेरॉल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और फाइनली विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। तो ये सारे केमिकल नेम्स थे, केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन्स। स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, तब इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विटामिन ए और विटामिन बी पहले। तो विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, ये कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क और एग में पाया जाता है और ये हमारे आई और स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी डिफिशियंसी से में नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात में देखने में प्रॉब्लम, रात में मतलब जब लाइट कम हो, ठीक है, तो कलर डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक। हमारे रॉड सेल और कोन सेल को यही रेगुलेट करता है, ठीक। अभी आप आगे पढ़ेंगे रॉड सेल और कोन सेल, वही हमारे आई साइट में हेल्प करती। सेकेंड है B1, पी पोटैटो, ईस्ट, मिल्क और एग में प्रेजेंट होता है, हमारे डाइजेशन और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसकी डिफिशियंसी से बेरी होती है और इसमें नर्व डैमेज और मसल वीकनेस का सिम्टम हमें दिखाई देता है। इसके आगे है B2, ईस्ट, मिल्क, एग और मीट में ये प्रेजेंट होता है। ये हमारे RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है और साथ ही साथ बॉडी डेवलपमेंट करता है। और इसकी डिफिशियंसी से हमें एरिथ्रोफ्लेविनोसिस नाम की प्रॉब्लम होती है, इसमें हेयर लॉस और ड्राई स्किन आर द सिम्टम्स। B3 vitamins इज फाउंड इन बीन्स, ग्राउंडनट्स एंड सी फूड्स, पोर्क वगैरह में भी प्रेजेंट होता है। स्किन, डाइजेशन एंड नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। इसकी डिफिशियंसी से पेलाग्रा होता है, जो कि मेंटल कंफ्यूजन और स्किन इन्फ्लेमेशन इसके सिम्टम्स हैं। B5 जो है योगर्ट, होल ग्रेन, ब्रोकली, मशरूम, इन सब में प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम और हार्मोनल एक्टिविटी, यानी कि पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो फंक्शन है ये कंट्रोल करता है। और पेरेस्थेसिया नाम की प्रॉब्लम होती है, और पेरेस्थेसिया में ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे हैंड और फीट्स में पिन लाइक सेंसेशन होता है, ठीक है, जैसे लगता है कि कोई सुई चुभ रही है, बहुत ढेर सारी। B6 की बात करें तो नट्स, सीड, फिश और फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होता है। RBC फॉर्मेशन, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन और इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो हैं B6, B9, B12, B9 स्पिनच, लेग्यूम्स और एस्पैरेगस वगैरह में पाया जाता है और B12 मीट, एग, फिश, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। तो इनको आप देख रहे हैं कि आरबीसी मतलब कुल मिलाकर के RBC फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। B6 एडिशनल फंक्शन क्या कर रहा है कि इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रहा है। B9 जो है प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इट इज़ मस्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स।
एंड B12 जो है ये केवल आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है जनरली। ठीक है, तो अब इनके डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, रेड ब्लड सेल्स की क्वालिटी हमारे बॉडी में कम हो जाएगी, और जब भी रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में कम होते हैं तो अनीमिया नाम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अनीमिया होता है, तो अनीमिया का सिम्टम है वीकनेस एंड पेल स्किन। वीकनेस इसलिए क्योंकि हमारा आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और उसकी अब आरबीसी कम हो गया तो ऑक्सीजन भी कम कैरी होगा, और ऑक्सीजन कम कैरी होगा तो कैसे जो है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो कैसे एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी की बॉडी में कमी हो जाएगी, इसलिए वीकनेस होता है। और आप देखे होंगे कि ऐसे नेल्स को देख करके भी हेल्थ कंडीशन जो है कितने बॉडी में एनीमिया है कि नहीं उसको भी देखा जाता है। जब नेल्स पिंक कलर के होते हैं तो आप देखते हैं कि ठीक ठाक होता है आरबीसी काउंट, लेकिन अगर वाइट कलर के हो गए नेल्स, जनरली मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, अगर वाइट नेल्स हो गए तो आपने नोटिस किया होगा कि उन लोगों को रेड ब्लड सेल्स उनकी बॉडी में कम पाए जाते हैं, उनके काउंट कम पाए जाते हैं, इसीलिए पेल स्किन होता है। ठीक है, ये तीनों में कॉमन, आप इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे विटामिन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए अब विटामिन सी, डी, ई और के बारे में देखते हैं। विटामिन सी साइट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, हमारे टीथ, गम्स और बोन्स को हेल्दी करता है। ठीक है, और इसकी कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, विटामिन डी सनलाइट, मिल्क और एग में होता है, बेसिकली सनलाइट इसका प्राइमरी सोर्स है, और ये बोन्स और टीथ को हेल्दी करता है। इसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स में आपने देखा होगा कि बच्चों के पैर ऐसे होने के बजाय थोड़े से ऐसे ऐसे होते हैं, थोड़े से अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं, कॉन्वेक्स कह सकते हैं आप, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से विटामिन डी की कमी से। इसके बाद विटामिन ई, ब्रोकली, स्पिनाच और आलमंड्स में प्रेजेंट होता है, और ये हमारी स्किन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। और इसकी डिफिशियंसी से पेल स्किन कह सकते हैं, या तो पार्शियल इनफर्टिलिटी कह सकते हैं आप। ठीक है, लो स्पर्म काउंट भी कह सकते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थोड़े से डीजनरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े से इमेच्योर या नॉट परफेक्टली फंक्शनिंग कह सकते हैं आप। ठीक है, और विटामिन के स्पिनाच, कैबेज और एग्स में होता है। और बहुत ही खास बात मैं आपको बता दूं कि इट इज सिंथेसाइज्ड in our intestine also। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ब्लड क्लॉट करेगा तो ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और इसके डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉट हो नहीं पाता, इसके कारण हेमोरेज हो सकता है। हेमोरेज का मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग। तो ये हमारा पूरा विटामिन यहाँ पे ख़त्म होता है, आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होती हैं, और कुछ मिनरल्स हैं जिनका सोर्स और फंक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, इतने मिनरल्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, ये भी विटामिन्स की तरह हमारी बॉडी के डायरेक्ट ग्रोथ में हेल्प नहीं करती, और एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस को ये रेगुलेट करती है। आइए देखते हैं इनके फंक्शंस और सोर्स के बारे में। देखिए, सोर्स है कैल्शियम का मिल्क, चीज़, और सोडियम का बेसिकली सॉल्ट है, पोटेशियम का बनाना और जूसेस, फास्फोरस का बीन्स, नट एंड ग्रेन्स, आयरन जो है स्पिनाच में बहुत पाया जाता है, एप्पल और बनाना में भी होता है, आयोडीन सी फूड्स में पाया जाता है। ठीक है, और फ्लोरीन सी फूड्स और वाटर, और बेसिकली कभी कभी टी में भी होता है। ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है हमारे बोन्स और टीथ को रेगुलेट करता है, मतलब स्ट्रांग बनाता है। सोडियम मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व इम्पल्स का कंडक्शन, और पोटेशियम भी इसमें। देखिए, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हमारे सोडियम पोटेशियम पंप का नाम भी आपने सुना होगा, हालांकि उसके बारे में हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। तो वो सोडियम पोटेशियम पंप हमारे नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, फॉस्फोरस की बात करें तो बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, और फॉस्फेट जो होता है, जो फॉस्फोरस से हमको फॉस्फेट मिलता है, फॉस्फेट ग्रुप, वो डीएनए और आरएनए जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है उनका एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन, देखो
ये हीमोग्लोबिन में HAEM जो है इसका मतलब आयरन ही होता है, और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ठीक है। आयोडीन जो होता है ये थायरॉक्सिन, जो थायराइड हमारा ग्लैंड है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, और थायरॉक्सिन जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। ठीक है। और अगर थायरॉक्सिन की कमी हो गई तो हमारा मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसकी कमी होने से एक प्रॉब्लम भी होती है, इसको गोइट्रे कहते हैं। गोइट्रे, स्वॉलन नेक। ठीक है। नेक के पास सूजन हो जाता है, स्वॉलन नेक। ठीक है। फ्लोरीन की बात करें तो ये टीथ स्ट्रॉन्गर से होते हैं। ठीक है। अगर फ्लोरीन की कमी हो गई तो टूथ डीके। ठीक है। हीमोग्लोबिन आयरन की कमी हो गई तो अनीमिया। ठीक है। फास्फोरस की कमी हो गई तो टूथ डीके, वीक बोन्स। ठीक है। पोटेशियम सोडियम की कमी हो गई तो इन दोनों का कॉमन मैं बता रहा हूँ, वीक या स्लो नर्व कंडक्शन एंड वीकनेस, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ही प्रॉब्लम होगा अगर सोडियम पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाए। और कैल्शियम की डिफिशियंसी होने से क्या होता है, टूथ डीके एंड रिकेट्स। ठीक है। तो ये मिनरल्स थे, आपको इतना ही पढ़ना है सिर्फ। तो चार्ट के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और विटामिन मिनरल की एक चार्ट बना करके आप अपने स्टडी टेबल के पास लगा सकते हैं। आप रोज़ उसको देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो आप इतना नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रफेज। तो रफेज हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और बेसिकली अगर बात करें तो इसका कॉम्पोजिशन जो होता है वो सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट सेल वॉल। ठीक है। अब ये सेल्यूलोज जो होता है ये नॉन डाइजेस्टिबल होता है, नॉन डाइजेस्टिबल मतलब इसका डाइजेशन हमारे में पॉसिबल नहीं। नॉन डाइजेस्टिबल इन ह्यूमंस मतलब इसका डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में अच्छे से क्या, इसका डाइजेशन नहीं होता हमारे में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो कि रफेज का डाइजेशन कर पाए। तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स, इट ऐड बल्क टू आर डाइजेशन, इट improves bowel movement। ठीक है। बॉवल मूवमेंट को ये इम्प्रूव करता है, और इट इज़ फाइबरस। बेसिकली फाइबर्स ही होता है, और बस इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है आपके रफेज में। ठीक है। और ये अनडाइजेस्टेड ही निकल जाता है, इट इज़ पास्ड आउट फ्रॉम स्टूल अनडाइजेस्टेड। ठीक है। अब इसके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको जानना चाहिए। जो रफेज होता है ना, ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी होती है। इट हैज़ वाटर रिटेनिंग या एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज। ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है रफेज के अंदर।
तो in this way it provides adequate amount of adequate amount of water for digestion। ठीक है। और इसके अगर आप रफेज नहीं ले रहे हैं अपने डाइट में, रफेज लेस डाइट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब इरेगुलर बाउल मूवमेंट। ठीक है, तो रफेज में इतना ही है, इसको नोट करिए। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वाटर। हो गया, इरेज करें। चलिए वाटर स्टार्ट करते हैं। देखो वाटर हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे बॉडी में कोई भी रिएक्शंस हो रहा है उसमें वाटर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी जो बॉडी होती है, आवर बॉडी इज 70% composed of water। ठीक है, और वी लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। ठीक है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी वॉमिटिंग भी होती है। ठीक है, तो इन सब केसेस में वाटर लॉस होता है, तो वी नीड टू सप्लाई एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर डेली। ठीक है, ये हो गया। अब वाटर के फंक्शंस क्या क्या हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा फंक्शन इसका है कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन। तीसरा एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। और इसके क्या फंक्शंस हैं? ये टेम्परेचर भी रेगुलेट कर सकता है। हाँ, टेम्परेचर भी रेगुलेट कर सकता है, टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। ये हैं इसके फंक्शंस, इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अब, बैलेंस डाइट। चैप्टर के एंड पर आ रहे हैं हम लोग। अब इसमें सिर्फ बैलेंस डाइट जो अभी हम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद मेल न्यूट्रिशन एक टॉपिक बचेगा जिसमें हमें क्वाशियोरकर और मरासमस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रोटीन एंड एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन, और आगे हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो आइए बैलेंस डाइट करते हैं। देखो बैलेंस डाइट क्या होता है? एडिक्वेट अमाउंट of nutrients for a person according to his or her weight, age, work and gender। ठीक है, from the food to prevent any deficiency। ठीक है,
बैलेंस डाइट की एक सिंपल डेफिनेशन है कि ये इट इज़ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन नहीं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू अ पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, required to a person according to age, gender, work and weight also, weight. ओके, इसके आधार पर हम हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें जो भी है न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो इसको एक बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक, इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट लेने का फ़ायदा क्या होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, और हमारा जो वाटर लेवल है, हाइड्रेशन अच्छा रहता है। और पॉइंट्स आप देख सकते हैं जैसे ओबेसिटी, प्रिवेंट्स ओबेसिटी, ठीक है, मोटापा नहीं बढ़ता बैलेंस डाइट लेने से, और हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, एनर्जी लेवल इज मेंटेन्ड। और लास्ट में हम लिख सकते हैं कि इट इज गुड फॉर इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये बैलेंस डाइट हो गया, इसको आप नोट करिए। फिर उसके बाद अपने आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मेल न्यूट्रिशन। इसके अंदर हमको 2 डिजीजेस पढ़नी है, क्वाशियोरकर एंड मरास्मस। तो पहले समझते हैं मेल न्यूट्रिशन क्या होती है। देखो, मेल न्यूट्रिशन होता है इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और ये एक्सेसिव भी हो सकता है, एक्सेसिव होने के कारण भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स की एक्सेसिव होने के कारण भी मेल न्यूट्रिशन होता है, और डेफिशिएंट होने के कारण भी। ठीक है, तो हमें एक्सेसिव वाला यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पर डेफिशिएंट वाला पढ़ना है, डेफिशिएंट वाला मेल न्यूट्रिशन पढ़ना है। कुछ न्यूट्रिएंट्स का मेल न्यूट्रिशन हमने विटामिन्स और मिनरल्स में पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हमको किन टाइप के न्यूट्रिएंट्स का पढ़ना है, वो है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर 2 डिजीजेस हैं, एक है क्वाशियोरकर और दूसरा है मरास्मस। जो क्वाशियोरकर होता है ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, और मरास्मस जो होता है ये प्रोटीन एंड एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वाशियोरकर, देखो क्वाशियोरकर जो है ये सबसे पहली पॉइंट तो आप लिख लीजिए, प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकर होता है। और दूसरी चीज़ की प्रोटीन डेफिशिएंसी क्यों होगी, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कुछ सम कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका एंड सम कंट्रीज़ ऑफ एशिया ऑल्सो, वहाँ पे क्या है कि बच्चों को एडिक्वेट अमाउंट में फूड नहीं मिलता, और फूड नहीं मिलने के कारण जो है उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है।
और बेसिकली हम वहाँ के सारे बच्चों में देखते हैं हम लोग कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम, ये डिजीज़ जो है क्वाशियोकर, ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, अब अगर आप इसके सिम्टम्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये हाईली कॉमन है अंडर डेवलप्ड नेशंस में। तो सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले रिटार्ड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। ठीक है, दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो थिन बॉडी एंड, देखो ये बहुत ही बड़ा है आपका सिम्टम, सबसे प्रोमिनेंट जो कि है स्वॉलन बेली। इन बच्चों का एब्डोमेन जो होता है वो स्वॉलन होता है। तो स्वॉलन बेली का कारण क्या है? रिटेंशन ऑफ वाटर, रिटेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, और रिटेंशन ऑफ वाटर को एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं ODEMA, ओडिमा। ठीक है, OEDE, ओइडिमा। ओइडिमा कहते हैं रिटेंशन ऑफ वाटर को, जिसके कारण इनकी स्वॉलन बेली होती है और बिल्कुल थिन बॉडी रहेगी। लेग्स आर वेरी थिन, लाइक, अब मैचस्टिक लेग कहते हैं इनको। ठीक है, मैचस्टिक लेग, मैचस्टिक जितना पतला नहीं होता लेकिन उससे कंपेयर किया गया, ये बहुत पतला होता है, मैचस्टिक लेग्स। ठीक है, तो ये 3-4 फीचर्स प्रोमिनेंट हो गए। इनके अलावा अगर देखा जाए तो कर्व्ड भी होते हैं लेग्स, लेग्स आर वेरी थिन एंड कर्व्ड। ठीक है, लेग्स जो है कर्व्ड भी हो सकते हैं, जैसे रिकेट्स में होता है ना, ऐसे कॉन्वेक्स हो जाता है लेग, वैसा। और जो स्किन होती है इट बिकम्स डार्क, और डार्क के साथ साथ स्केली, तो स्केली नहीं कह सकते लेकिन कुछ कुल मिलाकर के डार्क रेड ब्राउन टाइप हो जाती है। ठीक है, स्किन डार्क ब्राउन टाइप की हो जाती है। ठीक, और इसके फीचर्स आप लिख सकते हैं कि कॉमन फीचर आप लिख सकते हैं कि रिड्यूस्ड एपिटाइट, ठीक, बाकी मेंटल रिटार्डेशन हो ही गया, फिजिकल रिटार्डेशन हो ही गया, और थिन बॉडी, स्वॉलन बेली, ये सब चीज़ हो ही गया। ठीक है, अब देखो इनकी इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक रहती है, ये बात बहुत गौर करने वाली कि दे आर प्रोन टू infectious diseases, they are prone to infectious diseases। तो ये सारे सिम्टम्स थे ऑफ क्वाशियोकर। आप इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल। और प्रिवेंशन कंट्रोल की बात क्या करनी है, उसमें प्रिवेंशन कंट्रोल में आपको यही लिखना है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी यही कंप्लीट कर देते हैं। देखो ये ज़्यादातर जो होता है ना, ये 1 to 3 years के बच्चों को होता है। तो ज़रा दिमाग आप लगाइए, 1 to 3 ईयर के बच्चे, जैसे किसी बच्चे का बर्थ हुआ तो अब कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, अनअवेयर होते हैं, खासकर इन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, कि वो 2 चाइल्ड के बीच में स्पेसिंग नहीं करते कभी भी, तुरंत 2 बच्चे कर लेते हैं। तो क्या होता है कि पहले बच्चे को जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, और दूसरे को मिलता है क्योंकि वो कंपैरेटिवली छोटा है, और पहला बच्चा जो है इस टाइप के प्रॉब्लम में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है ध्यान रखने वाली, मदर्स शुड बी अवेयर टू स्पेस बिटवीन
टू प्रेगनेंसीज। ठीक है, दूसरा है एंड, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एंड ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो। ठीक है, तो मदर का मिल्क जो है वो अगर पहले बच्चे को नहीं मिला और दूसरे बच्चे को ही मिल गया तो मदर का मिल्क हाईली प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, उसमें फैट कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। अब आप देखे होंगे कि मैंने आपको स्किन में पढ़ाया था, उसमें आपको मैंने बताया था मैमरी ग्लैंड्स में जो पहला मिल्क होता है मदर का उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ होती है, प्रोटीनेशियस नेचर होता है उनका, वो बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही हेल्प करती है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। तो ये सब इन बच्चों में नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम से ये ऐसी प्रॉब्लम्स इनको होती है। दूसरी चीज़ ये है कि दीज चिल्ड्रन should be given protein rich diet। प्रोटीन रिच डाइट में आपका क्या आएगा? एग आएगा, मिल्क, मीट एंड फिश एक्सेट्रा। ठीक है, ये इनको मिलना चाहिए। ऐसे कंट्रीज में क्या होता है ना कि लोग जो है इन बच्चों को केवल एनर्जी प्रोवाइडिंग आइटम्स दे देते हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स दे देते हैं, कभी भी बॉडी बिल्डिंग, अब उनको इतना नॉलेज भी नहीं होता कि वो बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी कुछ सोचें। ठीक, तो ऐसे बच्चे इस टाइप के प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं। तो आप ये क्वाशियोरकर का पूरा था, आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, हटा दे रहे हैं। सेकेंड डिजीज हमको पढ़नी है जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा। सेकेंड डिजीज है आज की और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, जिसका नाम है मेरास्मस। मेरास्मस, मेरास्मस जो है ये बिलो 1 ईयर ऑफ एज वाले चिल्ड्रन को होता है, वो बच्चों को होता है जो 1 ईयर से कम। दूसरी बात कि ये इसको PEM कहते हैं। ठीक है, पेम डिजीज कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट। तो इन बच्चों में प्रोटीन की भी कमी होती है और कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है। ठीक, और अगर इनके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इनका भी क्या है? रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। ठीक है, और लेस बॉडी वेट। देखिए कुछ कुछ सिम्टम्स जो होंगे इनके वो क्वाशियोरकर से मिलते जुलते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी सिम्टम्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल डिस्टिंग्विशिंग सिम्टम्स होंगे। जैसे कि थिन बॉडी तो उसमें भी होता है, रिटार्डेड फिजिकल मेंटल ग्रोथ तो उसमें भी था, बॉडी वेट भी उसमें कम था, मैचस्टिक लेग वाले केस थे। ठीक है, तीसरा चीज़ यहाँ थिन बॉडी भी होगी, थिन बॉडी होगी। और क्या लिख सकते हैं? और जो स्किन होती है, स्किन इट बिकम्स थिन एंड रिब्स आर प्रोमिनेंट। मतलब इतने पतले हो जाते हैं स्किन कि उनकी रिब्स भी बाहर प्रोजेक्ट आउट करती है, बाहर दिखाई देती है।
ठीक है। इनकी जो स्किन होती है इसमें एक और प्रॉब्लम है, ड्राइनेस एंड स्केली स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, ठीक है। और स्केली का मतलब समझ रहे हो ना, व्रिंकल टाइप, मतलब सिकुड़ी सिकुड़ी टाइप की इनकी स्किन हो जाएगी, ठीक है। और इनके में भी क्या होता है कि इन्फेक्शन का खतरा बहुत होता है, दे आर वेरी मच प्रोन टू इन्फेक्शंस एंड लिख ही देते हैं उसको भी, दे आर वेरी मच प्रोन टू इन्फेक्शंस। इनके भी प्रिवेंशन और क्योर में क्या लिखेंगे आप? प्रिवेंशन एंड क्योर में, सॉरी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सेम बिल्कुल इसी तरह कि मदर शुड बी एजुकेटेड टू स्पेस बिटवीन टू प्रेगनेंसीज एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग कई मदर्स नहीं करती, इसलिए अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और इनको एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड एंड प्रोटीन रिच फूड साथ में देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे बनाना हो गया, ग्रेन्स हो गए, वीट हो गया, कुछ वेजिटेबल्स हो गए, और प्रोटीन रिच फूड तो बहुत ढेर सारे हैं, एग, मीट, फिश, ये सब चीज़, ठीक है। और कुछ खास नहीं, जिसको ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसमें बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है। ज़्यादातर क्या होता है ना कि ये दो टॉपिक से डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। डिफरेंस वाले जैसे 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस। तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये बिलो 1 ईयर ऑफ एज को होता है, वो क्या होता था, वो अप टू 1 to 3 ईयर ऑफ एज के बच्चों को होता था, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थिन बॉडी, स्किन जो है ये प्रोमिनेंट फीचर है, स्किन जो है वो थिन है, और जो रिब्स हैं वो प्रोमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पर, वहाँ पे रिब्स वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वहाँ रिब्स प्रोमिनेंट नहीं होते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ओडिमा एब्सेंट, इसको मैं अच्छे से नोट करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस, ये लास्ट टॉपिक होगा आज का। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे टीथ के बारे में। क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस, क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस। तो देखिए, क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन से होता है, और मेरास्मस जो है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन से होता है, PEM, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ये जो होता है 1 से 3 ईयर्स के, 1 to 3 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। ये क्या है कि बिलो 1 ईयर के बच्चों को अफेक्ट करता है, ये 1 से 3 ईयर ऑफ चिल्ड्रंस को, और वो बिलो 1 ईयर। यहाँ क्या है कि OEDEMA, ओडिमा कहिए क्या या ओइडिमा कहिए, एक ही बात है, वाटर रिटेंशन होती है यहाँ, ओइडिमा इज प्रेजेंट, इसीलिए इनकी बेली जो होती है वो राउंड होती है, प्रोट्यूडेड होती है। यहाँ पे ओइडिमा इज नॉट प्रेजेंट। ओइडिमा का मतलब क्या होता है, वाटर रिटेंशन इन एब्डोमेन और बेली, ड्यू टू विच इट बिकम्स प्रोमिनेंट, या प्रोमिनेंट नहीं कह करके प्रोट्यूडिंग, ठीक है, प्रोट्यूड करती है आउटसाइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्वाशियोरकर में क्या होता था, रिब्स प्रोमिनेंट थी, रिब्स प्रोमिनेंट थी, यहाँ पर नॉट वेरी प्रोमिनेंट। मेरास्मस में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओइडिमा नहीं है। ओइडिमा से क्या होता था ना कि जैसे मान लो ये इतना स्वॉल किया बेली, तो क्वाशियोरकर में ऐसे रिब्स दिखाई देने लगते, लेकिन मेरास्मस में क्या हो रहा है, थोड़ा कम स्वॉल कर रहा है, तो इसीलिए रिब्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, नहीं तो यहाँ रिब्स जो हैं
इस तरीके से। और खींचेगा स्किन तो रिब्स ज़्यादा प्रोमिनेंट, यहाँ कम खींच रहा है तो रिब्स कम प्रोमिनेंट। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिब्स ज़्यादा प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब बाहर आपको दिखाई देंगे रिब्स। ठीक है, मतलब जैसे लगेगा प्रोट्यूड कर रहे हैं। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि लिवर एनलार्ज होता है, और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर क्या होता है कि लिवर डू नॉट एनलार्ज, लिवर यहाँ एनलार्ज होता है, यहाँ लिवर डू नॉट एनलार्ज। तो कुल मिलाकर के आप इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो कुल मिलाकर के यही हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें हमने आज कार्बोहाइड्रेट ख़त्म किया पहले लेक्चर में न्यूट्रिशन के, और फिर उसके बाद प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, सब कुछ सारे न्यूट्रिएंट्स को हमने ख़त्म किया। और फिर उसके बाद कुछ डेफिशिएंसी हमने इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हमने चार्ट के थ्रू देख ली थी, और प्रोटीन और एनर्जी की जो डेफिशिएंसी होती है वो हमने यहाँ अभी मेरास्मस और क्वाशियोरकर के रूप में देख लिया है। तो आप इसका नोट्स बनाते रहिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली तीथ ही पढ़ेंगे, और तीथ के बाद वापस हम डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे। तो नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।